हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा था किरण प्रकाश की, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है वर्ण विक्षेपण, या जिसको हम लोग परिक्षेपण भी कहते हैं। और ये प्रिज्म का एक दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन कैसे दिखाते हैं, और प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। ये सब कुछ हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग उसी के आगे का जो टॉपिक है कि वर्ण विक्षेपण और कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि परिक्षेपण क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट से मतलब है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि बरसात के दिनों में आसमान में 7 रंगों का एक धनुष दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है परिक्षेपण। परिक्षेपण का मतलब होता है कि जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। और जो आसमान में जो उड़ती हुई जो बूंदें हैं पानी की, वो एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करते हैं, उससे 7 रंग बढ़ जाते हैं, वही हमको दिखाई पड़ते हैं, उसी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। ये 7 रंग क्यों बढ़ जाते हैं, उसका कारण हम लोग जानेंगे। बढ़ने का क्या कारण है, यानी परिक्षेपण का क्या कारण है, तो उसको पहले तो हम समझ लें। इसको परिक्षेपण जो होता है उसमें 7 जो रंग मिलते हैं, उस 7 रंगों के नाम ये भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हो गए आप। तो एक प्रिज्म पहले दिखाइए, और ये हमारा प्रिज्म हो गया ABC। जब श्वेत प्रकाश मतलब होता है सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, उसको हम लोग श्वेत प्रकाश मानते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। एक रंग इधर, दूसरा रंग इधर, तीसरा रंग इधर, चौथा रंग इधर, 5वां रंग इधर, 6वां रंग इधर और 7वां रंग। इस प्रकार से हमको 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। अपवर्तन कैसे होता है ये हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि पहले वायु से कांच में जाएगी तो अपने मार्ग से मुड़ेगी, फिर कांच से वायु में जाएगी तो फिर अपने मार्ग से मुड़ेगी। तो इस प्रकार से जब यहां से तो प्रकाश किरण किस कलर की चलती है? श्वेत प्रकाश। और जब बाहर निकलता है तो ये यहाँ एक प्रकाश किरण, यहाँ हमको 7 प्रकाश किरण दिखाई पड़ती हैं, अलग अलग कलर की। तो अलग अलग कलर कौन से कलर होते हैं ये हम लोग याद रखेंगे। विब्ग्योर, वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और रेड का मतलब आर। और ये जो क्रम होता है एक निश्चित क्रम है। ये देख रहा है, ये विब्ग्योर वाला जो क्रम है, यानी बैंगनी से लेकर के लाल रंग का जो कलर है, उसमें जो तरंगदैर्घ्य है वो क्रमशः बढ़ रही है। बैंगनी की रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, क्रमशः बढ़ती जाए, वो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो एक क्रम से एक रंगों का समूह प्राप्त होता है। और सबसे नीचे यहाँ पर यानी आधार, प्रिज्म के आधार तरफ कौन सा कलर होता है? वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर जी यानी ग्रीन, वाई, ओ, इस तरीके से ये 7 रंग। सबसे नीचे वायलेट होता है, सबसे ऊपर रेड होता है, बाकी उसी क्रम में बीच में कलर होते हैं। क्रम से इसमें जो ऊपर, अगर नीचे से ऊपर तरफ चलते हैं या ऊपर से नीचे तरफ चलते हैं, अगर ऊपर से नीचे तरफ चलेंगे तो इनका जो तरंगदैर्घ्य है वो क्रम से घटता जाएगा। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, और घटते 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 बैंगनी की सबसे कम हो जाती, 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य होती है। तो ये जो एक निश्चित क्रम जो तरंगदैर्घ्य प्राप्त हुआ, इसे हम लोग कहते हैं वर्णक्रम।
जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, हिंदी में उसको वर्णक्रम कहा जाता है। तो ये 7 रंगों का जो समूह से प्राप्त हुआ इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी वर्णक्रम कहा जाता है। तो ये जो घटना है 7 रंगों में बढ़ने की, इस घटना कहा जाता है परिक्षेपण कहते हैं। तो परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण डाली जाती है तो वो किरण 7 रंगों में, 7 रंग कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। अब परिक्षेपण का कारण जानना कि ऐसा क्यों हो जाता है। ये 7 रंग जब आपस में मिले रहते हैं तो ये सफेद रंग हमको प्राप्त होता है, ठीक है ना। और फिर हमको ये जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। उसका कारण ये जानना है कि जो प्रिज्म बना है जिस पदार्थ का, उस पदार्थ के लिए ये जो श्वेत प्रकाश गुजरता है उसमें जो 7 रंग मिले हुए हैं वो 7 रंगों में चालें सबकी अलग अलग होती हैं। अगर वायु में चलता है प्रकाश या निर्वात में चलता है तो प्रकाश की चाल फिक्स है, उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किसमें चाल है, ये वायु या निर्वात प्रकाश की चाल इतनी होती है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर कोई माध्यम है तो प्रकाश की चाल फिर कम हो जाती है। और ये जो प्रकाश की चाल लिखी गई है, ध्यान ये रखना है, ये प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में सभी रंग इसी चाल से चलते हैं। जितने भी रंगों की प्रकाश है वो सब इसी वेग से चलेंगे। लेकिन जब माध्यम दूसरा आएगा तो फिर अलग अलग रंगों के लिए चालें अलग अलग हो जाती हैं। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा तेज चलने वाला जो कलर होता है कांच में, उसका नाम होता है रेड कलर। लाल रंग की चाल सबसे ज्यादा। विपगीयर क्रम आप ध्यान रखेंगे, इसमें एक निश्चित क्रम है, चाहे वो तरंगदैर्घ्य का क्रम हो, चाहे आवृत्ति का क्रम हो, चाहे वेग का क्रम हो, चाहे अपूर्णांक का क्रम हो, ठीक है ना। ये सब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, इधर उधर व्यवस्थित नहीं। अगर विपगीयर लिखा है तो वी का मतलब जो भी कुछ होगा, मतलब अपूर्णांक की बात करेंगे या अपूर्णांक चाल की बात करेंगे। चाल की अगर बात करते हैं हम लोग तो चाल बैंगनी की सबसे कम, उसके बाद इंडिगो उससे ज्यादा, ब्लू उससे ज्यादा, ग्रीन उससे ज्यादा, येलो उससे ज्यादा, ऑरेंज उससे ज्यादा और रेड की सबसे ज्यादा होती है। ये क्रम है। इसी प्रकार आवृत्ति की बात करेंगे अगर हम लोग तो आवृत्ति में तरंगदैर्घ्य जिसकी कम होती है, लाल रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है तो उसकी आवृत्ति सबसे कम, उसके बाद उससे थोड़ी ज्यादा ऑरेंज की, उससे ज्यादा येलो की, उससे ज्यादा ग्रीन की, उससे ज्यादा ब्लू की, उसकी ज्यादा इंडिगो की, उसके बाद ज्यादा सबसे ज्यादा किसकी होती है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम। तो ये क्रम निश्चित है, इसी क्रम को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो जो 7 रंग जो प्राप्त हो उसका कारण हम बात कर रहे थे, उसका कारण क्या है कि विभिन्न रंगों की जो प्रकाश की जो चालें हैं वो भिन्न भिन्न होना है, यानी भिन्न भिन्न होती हैं, इस कारण से वर्ण विक्षेपण होता है। तो रीजन एग्जाम पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और इसका क्या कारण है। तो कारण में आपको इस प्रकार से लिख देना है कि परिक्षेपण का कारण किसी पदार्थिक माध्यम में, पदार्थिक माध्यम लिखा गया नहीं, कोई पदार्थ जैसे कांच है पदार्थ हो गया, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। तो वायु की बात करेंगे तब तो माध्यम, उस माध्यम में प्रकाश की चाल तो सबके लिए बराबर होगी, चाहे जिस कलर की प्रकाश हो उसके लिए चाल तो इतनी होती है 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर माध्यम कोई दूसरा है, पदार्थिक माध्यम मटेरियल मीडियम अगर कोई है तो फिर अलग अलग रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है। लाल रंग की जिसमें चाल सबसे अधिक होती है तो भिन्न रंगों की चालें भिन्न भिन्न होना है, यानी भिन्न भिन्न रंगों की चालें जो है भिन्न भिन्न होती है, इस कारण से वर्ण विक्षेपण होता है। तो इस चालें भिन्न भिन्न होने से क्या फर्क पड़ता है, चालें अलग अलग उससे क्या फर्क पड़ता है ये जरा हम लोग जानेंगे। इससे क्या मतलब है कि ये अलग अलग कलर दिखाई देने लगते हैं, यानी इसका अलग अलग ये जो बट जाना ये क्यों हो जाता है चालें अलग अलग होने से, तो उसका कारण ये है। तो अगर पहले से पढ़ रखा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा ध्यान रखना है कि जो लाल रंग की जो चाल होती है, लाल रंग की जो कलर होता है उसकी जो चाल होती है वो सबसे
लाल रंग की प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा और बैंगनी की सबसे कम होती है। तो बैंगनी की प्रकाश की चाल अगर बात करेंगे तो सबसे कम हो, सफिक्स मैंने वी लिखा है मतलब वायलेट कलर। उसके बाद उससे ज्यादा होती है इंडिगो की, उससे ज्यादा होती है ब्लू की, उससे ज्यादा होती है सबसे ज्यादा, मतलब इसी क्रम में आपको बढ़ाते जाना है। उससे ज्यादा होती है चाल वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर उसके बाद फिर ग्रीन, फिर उससे ज्यादा होती है बी का मतलब वेलोसिटी लिख रहे हैं, वेलोसिटी है सभी रंगों के लिए। सबसे कम वेलोसिटी होती है वायलेट की, उसके बाद ब्लू की, उसके बाद ब्लू इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर यानी वाई की, उसके बाद फिर होती है ऑरेंज की, सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की। ये क्रम है वेलोसिटी का। अगर वेलोसिटी क्रम से देखिए बढ़ती जा रही, लाल रंग की सबसे ज्यादा। अब वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो हम लोगों ने चित्र क्लास में फार्मूला पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ देख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका अगले इसका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जो अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, उसमें फार्मूला आता है। और 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपवर्तनांक जो होता है यानी एन, अपवर्तनांक मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं समझेंगे इसको, इसका मतलब अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का एक फार्मूला होता है, अपवर्तनांक n इक्वल टू होता है c/v। c का मतलब वायु प्रकाश की चाल, v का मतलब उस माध्यमिक प्रकाश की चाल जिसका ये अपवर्तनांक लिखा गया, यानी वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। तो n हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है। अब जरा इस फार्मूले से जरा देखो, इस फार्मूले से क्या पता चल रहा है कि अगर वेलोसिटी जिसकी सबसे कम होगी, इस फार्मूले से पता चल रहा है कि जो अपवर्तनांक का मान है वो चाल पर निर्भर करता है, और इसका मतलब चाल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो अपवर्तनांक कम होगा, वेलोसिटी अगर कम होगी तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो अपवर्तनांक देखिए यहाँ पर वेलोसिटी किसकी कम है सबसे ज्यादा, वायलेट कलर की। वायलेट कलर के लिए जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे ज्यादा आएगा, यानी वायलेट कलर का जो अपवर्तनांक होगा, यानी एनवी लिख रहे हैं मतलब वायलेट, इसका मान सबसे ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी सबसे कम है। और उसके बाद इंडिगो का कम होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा ब्लू कलर का, उससे कम होगा ग्रीन कलर का, उससे कम होगा येलो कलर का अपवर्तनांक लिखना है, उससे कम होगा ऑरेंज कलर का, और सबसे कम होगा अपवर्तनांक रेड कलर। अपवर्तनांक सबसे कम, जो अपवर्तनांक सबसे कम अपवर्तनांक जो है सबसे कम होगा, सॉरी यहाँ पर एन होगा, इसके अपवर्तनांक वायलेट कलर के लिए सबसे कम हो जाएगी। इस फार्मूले से पता चल रहा है वेलोसिटी सबसे जिसकी कम होगी अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो वायलेट कलर की वेलोसिटी सबसे कम, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, इसी क्रम में ये रखते जाएंगे। और लाल रंग का जो अपवर्तनांक वेलोसिटी होती है सबसे ज्यादा होती है, तो अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो ये पता चल गया कि बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो एक विचलन कोण का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में कि विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण डेल्टा एम, जिसको अल्पतम विचलन कोण कह रहे थे, डेल्टा एम इक्वल टू था फार्मूला an-1c। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर अपवर्तनांक एक प्रिज्म का जो कोण होता है ए, जिसको प्रिज्म का कोण हम लोग ये वाला जो कोण है उसको हम लोग ए लिख रहे हैं। अपवर्तनांक कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक है एन, तो उसके लिए विचलन कोण का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा एम। विचलन कोण का मतलब ये हम लोग जानते हैं ना, विचलन कोण से मतलब क्या है कि अगर हम इस आपतित किरण को आगे बढ़ाएं
बिल्कुल सीध में, ठीक है ना। और ये जो अपवर्तित जो किरणें हैं इनको पीछे बढ़ा, जिसको हम लोग कहते हैं निर्गत किरण, बाहर निकलने का प्रकार निर्गत किरण। इसके बीच जो ये जो कोण बन रहा है ये कहलाता है विचलन कोण। ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण का फार्मूला निकाला गया था डेल्टा m इक्वल टू एल का अल्पतम विचलन कोण a(n-1). a विचलन कोण है, n है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि कोई एक अपवर्तनांक तो है नहीं, अलग अलग रंगों के अपवर्तनांक अलग अलग हैं, जिसका मतलब विचलन कोण भी अलग अलग होगा। कैसे होगा इसको देख सकते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा विचलन कोण का मान भी ज्यादा होगा। यानी ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m की। अपवर्तनांक अगर ज्यादा तो विचलन कोण का मान भी ज्यादा। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर अपवर्तनांक के लिए, अपवर्तनांक ज्यादा किसका है, बैंगनी कलर। बैंगनी कलर का जो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है जिसका मतलब विचलन कोण भी सबसे ज्यादा होगा। यानी कह सकते हैं कि विचलन कोण जो वायलेट कलर का होगा वो सबसे ज्यादा होगा। उससे थोड़ा सा कम होगा इंडिगो का, उससे थोड़ा सा कम होगा ब्लू का, उससे कम होगा ग्रीन का, उससे कम होगा वाइट का, उससे कम होगा ऑरेंज का, उससे कम होगा, यानी सबसे कम होगा ये क्रम है इसका। मतलब देखिए यहां से पता चल रहा है कि वायलेट कलर का विचलन कोण है वो सबसे ज्यादा होगा, बैगनी जो उसका रेड कलर है उसका जो अपवर्तनांक विचलन कोण होगा वो सबसे कम होगा। तो इसका मतलब देखिए ये जो कलर यहाँ पर आया है रेड कलर, उसका विचलन कोण क्या है, सबसे कम है। रेड कलर जो आया उसका विचलन कोण क्या है, सबसे कम। तो सबसे कम होने के कारण ये सबसे ऊपर रहता है। और जैसे जैसे विचलन कोण का बढ़ता जाता है, ऑरेंज का उससे थोड़ा ज्यादा और नीचे झुक जाएगी, येलो का उससे ज्यादा और झुक गई, ग्रीन का उससे ज्यादा और झुक जाएगी, ब्लू का उससे ज्यादा और झुक जाएगी, इंडिगो का और ज्यादा और झुक जाएगी, वायलेट का सबसे ज्यादा होता है तो ये सबसे नीचे रहती है। इसी कारण से ये वायलेट कलर सबसे नीचे जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो अलग अलग रंगों में जो विचलन कोण जो आया है, जैसे यहाँ की बात करेंगे तो ये जो कोण दिख रहा है हमको, ये कौन सा है, रेड कलर के विचलन कोण है। अगर हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर कोण दिखाते हैं ये किसके लिए दिखेगा हमको, वायलेट कलर के लिए। अब देखो वायलेट कलर का विचलन कोण सबसे ज्यादा होता है इसलिए आधार की तरफ झुकती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कभी एग्जाम में आ जाता है कि आधार की ओर कौन सा कलर रहता है या सबसे ज्यादा विचलन किस कलर का होता है। तो बैंगनी कलर का विचलन सबसे ज्यादा होता है, वही सबसे नीचे रहता है। तो जब भी विभेदक क्रम याद रखें, लेकिन उसको नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नहीं। ऊपर से लिखेंगे गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखते हुए कारण आपको बताना है। तो कारण हमने लिख रखा है इसकी भाषा, जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं आसानी से। केवल आपको समझना है इसको कि क्यों ऐसा हो जाता है। तो चालें भिन्न भिन्न होने के कारण ये होता है ऐसा। तो भिन्न भिन्न होने के कारण हो क्या जाता है, देखिए चालें भिन्न भिन्न होने से प्रिज्म के पदार्थ का भिन्न भिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होगा। अगर चालें अलग होगी तो अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। और इस कारण से भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश किरणों का जो विचलन कोण है वो भी भिन्न भिन्न होता है। बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। इस प्रकार से ये हम लोग समझ सकते हैं कि परिक्षेपण का कारण क्या है। परिक्षेपण का मुख्य कारण तो है कि चालें अलग अलग होना अलग अलग रंगों के लिए, और इस कारण से जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होगा, और अपवर्तनांक अलग अलग होगा तो विचलन कोण का मान भी अलग अलग होगा। इसलिए सभी अलग अलग कोण से विचलित हो जाती हैं और ये उनको 7 रंग प्राप्त हो जाते हैं। इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। नोट कर लिया। चलिए,
तरंगदैर्घ्य ध्यान रखना, लाल रंग तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, उसी क्रम में आप घटाते जाएंगे और बैंगनी तरंगदैर्घ्य सबसे कम। आवृत्ति की अगर बात करेंगे तो जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है आवृत्ति उसकी कम होती है। तो लाल रंग की तरंग जो आवृत्ति होगी सबसे कम होगी और क्रम से बढ़ती जाएगी, और बैंगनी की सबसे ज्यादा होती है आवृत्ति। ये क्रम कभी एक नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, कई कलर के नाम लिखे होंगे, बताइए इसको आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या पूर्णांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिससे छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब दिया जा सके। ठीक है, अब हेडिंग लगाइए आगे, कोणीय परिक्षेपण, या उसको लोग दूसरा नाम देते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण कहिए, चाहे कोणीय परिक्षेपण कहिए। तो हेडिंग लगाइए कोणीय परिक्षेपण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय परिक्षेपण। इसका मतलब यह है कि अगर हम चित्र के माध्यम से पहले देख लें, प्रिज्म बना लीजिए, और ये हमको पता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में बट जाता है। एक श्वेत प्रकाश किरण को यहाँ हमने डाला, लाल रंग की प्रकाश किरण सबसे ऊपर रहेगी, ये रेड कलर हो गई, और बैंगनी की सबसे नीचे रहती है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है अभी, लाल रंग सबसे ऊपर, बैंगनी सबसे नीचे, बाकी जो 5 कलर बचे उसके बीच में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। अगर हम इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, बिल्कुल एकदम से पीछे, इनका विचलन हो जाता है, लेकिन हमको पीछे बढ़ाएंगे, बिल्कुल एकदम सीधे बढ़ाना है, टेढ़ा नहीं दिखाना है, एकदम सीधे। यहां पर देखिए कोण बन रहा है थीटा। कौन सी किरणों के बीच कोण बन रहा है? निर्गत किरणों के बीच। तो ये तो हमने 2 किरणें पहली वाली और आखिरी वाली दिखाई है, बाकी कोई भी 2 किरणें हो उनके बीच जो भी कोण बनता है वो उन दोनों किरणों के लिए कहलाता है कोणीय परिक्षेपण। बात समझ में आ रही है? इसका मान कितना होगा ये में लोग देखेंगे। तो पहले परिभाषा लिख लें कोणीय परिक्षेपण की। परिभाषा आप लिख सकते हैं इसमें, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं 2 रंगों, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं 2 रंगों की प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को उन 2 रंगों के लिए, बने कोण को उन दोनों रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहते। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं आसानी से। प्रिज्म से निर्गत किन्हीं 2 रंगों, मतलब हमने यहाँ पर रेड और वायलेट दिखाया है। रेड वायलेट के अलावा कोई भी 2 रंग ले लीजिए, उनके बीच जो कोण बनेगा वो उन दोनों रंगों के लिए कहलाता है कोणीय परिक्षेपण। यहाँ लाल और बैंगनी का हमने लिया है, तो इनके बीच जो कोण बन रहा है उसको लाल और बैंगनी के लिए कोणीय परिक्षेपण कहलाएगा। इसका मान कितना होगा? मान ज्ञात करने के लिए हम इस किरण को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कौन सी किरण है ये? आपतित प्रकाश किरण। ये हमारा श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश यानी आपतित प्रकाश, श्वेत प्रकाश हो गया।
अब देखिए यहाँ पर लाल रंग का विचलन कोण है वो सबसे कम होगा, ये हम लोग लिखते हैं डेल्टा आर से, और बैंगनी का जो विचलन कोण होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग बैंगनी और लाल रंग की बात करेंगे अभी यहाँ पर। तो जो थीटा का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यानी कोणीय परिक्षेपण लाल, एक मिनट, लाल तथा बैंगनी रंगों, लाल तथा बैंगनी रंगों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण, यानी थीटा, लाल तथा बैंगनी रंगों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण कितना हो जाएगा, ये कोण का निकालना है, इन दोनों के अंतर के बराबर होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब ये चूंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं कि डेल्टा वी का मान कितना होगा, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, A इक्वल टू NV माइनस 1। लाल रंग के लिए पूर्णांक रखेंगे, बैंगनी रंग के लिए पूर्णांक, बैंगनी रंग का विचलन कोण आ जाएगा, प्रिज्म का कोण तो उतना ही रहेगा, और डेल्टा आर का मान कितना हो जाएगा, लाल रंग का विचलन कितना होगा, ANR माइनस, ये जब दोनों वैल्यू पर लगा देते हैं तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, यानी कोणीय परिक्षेपण कितना होगा, AN माइनस 1 NV माइनस 1 माइनस ANR माइनस 1, ब्रैकेट खोलो, ये तो दोनों कॉमन है, NV माइनस 1 माइनस NR प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा ANV माइनस, ये बन जाता है फार्मूला कोणीय परिक्षेपण का। ओके, इस प्रकार से ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, परिभाषा भी ध्यान रखेंगे कि कोणीय परिक्षेपण का क्या मतलब होता है, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर ये एक क्या चीज ध्यान रखेंगे, ए जो यहाँ पर जो कोण बना हुआ है प्रिज्म का कोण जिसको हम लोग कहते हैं, प्रिज्म का कोण, जहां जल्दी लीजिए, जहां ए प्रिज्म का कोण, NV क्या है, बैंगनी रंग के लिए कांच के पदार्थ का अपर्तनांक, NR क्या है, लाल रंग के लिए कांच के पदार्थ का अपर्तनांक, ए प्रिज्म का कोण हो गया, थीटा हो गया कोणीय परिक्षेपण बैंगनी और लाल रंगों के लिए। ठीक है, नोट कर लें इसको। इसके बाद अगली हेडिंग लगाइए, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। प्रिज्म की प्रक्षेपण क्षमता समझने के लिए पुनः हम एक चित्र बनाएंगे। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारें अगर, तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। 7 रंगों में से जो रेड कलर होता है वो सबसे ऊपर रहता है। उसके बाद रेड कलर के बाद जो नीचे जो कलर होते हैं वो सबसे नीचे रहते हैं, और सबसे नीचे यहाँ पर होता है वायलेट, और सबसे ऊपर होता है रेड, और एक मध्यवर्ती कलर हम लोग लेते हैं येलो। 3 कलर हमको इस परिभाषा को डिफाइन करने के लिए चाहिए। बैंगनी तथा लाल रंगों के लिए जो उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण है, यानी कोणीय परिक्षेपण का मतलब इन्हीं लाल और बैंगनी रंगों के लिए पीछे को बनाएं तो इनके बीच जो कोण बनता है वो है थीटा। जो थीटा यहाँ लिखा है हमने, वो थीटा कौन सा है, बैंगनी तथा लाल रंगों के लिए
उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण है। और उसके बाद ये जो मध्यवर्ती जो रंग है, इसको हम लोग पीला कलर कह रहे हैं, इसके लिए ये जो विचलन जो कोण आता है इसको लोग डेल्टा वाई, इनका जो अनुपात होता है वो कहलाता है प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता। ठीक है, इनको सीधे कलर पीछे बढ़ाना है, इनको टेढ़ा नहीं करना है। तो इसको कहते हैं परिक्षेपण क्षमता और इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब श्वेत प्रकाश में से गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण, लाल बैंगनी उत्पन्न परिक्षेपण कितना है, थीटा, तथा मध्यवर्ती यानी पीले कलर की किरण के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाएगा। तो ओमेगा छोड़ के हो क्या जाएगा, इसकी परिभाषा क्या ले सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि परिक्षेपण क्षमता प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, थीटा अपान डेल्टा वाई। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि थीटा का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई, ये लिख सकते हैं। थीटा का मान, थीटा कितना होगा, ये जो पूरा कोण है, यानी ये जो कोण हम लोग लिख रहे हैं ये वाला, ये हमारा है डेल्टा आर, और ये जो पूरा जो एंगल दिख रहा है, यानी इसको कह सकते हैं, चलिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है इसको कह रहे हैं डेल्टा वी, वायलेट कलर के लिए विचलन, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। जरा डेल्टा वी का मान हम लोग लिख सकते हैं प्रिज्म के कोण और पूर्णांक के पदों में, तो ए एन वी माइनस 1 ए एन आर माइनस 1 बटे डेल्टा वाई का, इसे वाई के लिए भी लिख सकते हैं हम लोग येलो कलर के लिए, ए एन वाई माइनस 1 लिख सकते हैं ना। फार्मूला में पढ़ा डेल्टा एन इक्वल टू ए ब्रैकेट में एन माइनस 1, उसी फार्मूले से ये बनाया गया है। ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कॉमन ले लीजिए, एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1 हो जाएगा ये, और अपान ए एन वाई माइनस 1, ए से ए कैंसिल, 1 से 1 भी कैंसिल, क्या बचेगा, ओमेगा इक्वल टू बचा एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है परिक्षेपण क्षमता का। फार्मूला तो इसके मेन परिभाषा से फार्मूला है थीटा अपान डेल्टा वाई, या थीटा का मान लगा देते हैं तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। ये सारे फार्मूले दिमाग रखना है ताकि न्यूमेरिकल लगाने में समस्या ना आए, ठीक है। और मात्रा की जब बात करेंगे, कोणीय परिक्षेपण का मात्रक क्या होगा, तो क्योंकि अपूर्णांक है, अपूर्णांक का कोई वैसे भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसका भी कोई मात्रक नहीं लिखेंगे। तो कह सकते हैं कि परिक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता, इसकी कोई विमा भी नहीं होती। इस प्रकार से ये प्रिज्म से रिलेटेड जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। तो आज की क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा ये। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।